नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। मुरादाबाद जनपद में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना की तैयारियां एक तरफ अंतिम चरण पर हैं, तो वहीं मतगणना को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। मुरादाबाद जनपद में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। मतगणना की तैयारियां एक तरफ से अंतिम चरण में हैं और मतगणना को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जो भी सूचना है वो मीडिया सेंटर तक उन्हें दी जाएगी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मतगणना कर्मियों का पहला प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरा प्रशिक्षण 9 मार्च को होगा। पहले पोस्टर बैलेट पेपर की गिनती का काम होगा। इसके बाद जिले के उन कर्मचारियों के पोस्टर बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी जो चुनाव में लगे हुए थे। पहले फौजियों के पोस्टर बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। हर बूथ पर 14 टेबल लगाए गए हैं। जितने बूथ हैं उनके हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा नगर की विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक टेबल लगाए जाएंगे, क्योंकि नगर सीट पर अधिक मतदाता हैं। मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है और लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है और माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो इन सारों की मतगणना हम लगभग 10 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और मीडिया के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मीडिया को रिजल्ट संप्रेषण में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि मीडिया का सहयोग उन्हें शुरू से मिलता रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि उनका सहयोग उन्हें मिलता रहेगा। कोरोना के कहर के चलते हर जगह इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीनेशन जारी है, जिससे काफी हद तक कोरोना पर काबू भी पाया जा सका है। इसी क्रम में मुरादाबाद के कुछ विद्यालयों में टीकाकरण किया जा रहा है, साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन करने की अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों का टीकाकरण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 1,41,000 से अधिक बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। अब ऐसे में दूसरी डोज लगवाने के लिए भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मुरादाबाद के डिप्टीगंज स्थित कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज में 598 छात्राओं में 450 छात्राओं का अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बाकी की छात्राओं का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु गुप्ता ने बताया कि हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाए, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो वहीं सभी अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है और ये संदेश दिए जा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। विद्यालय में इस समय वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, क्योंकि गत समय में हमारा विद्यालय और भी सभी लोग कोविड-19 की विभीषिका से गुजरे हैं। उससे बचने के लिए छात्राओं को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनका भी। और द्वितीय डोज लगने के लिए हमारे यहाँ 598 छात्राएं पात्र थीं, जिनमें से आज लगभग 450 का लक्ष्य पूरा हो गया है। बाकी भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। छात्राओं को जागरूक करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने से उनका भविष्य सुरक्षित है और वो आने वाले समय में इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगी।
साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कई उनके विद्यालय में 80% कार्य हो चुका है, 20% कार्य रह गया है और उम्मीद है कि सप्ताह में भी ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। इन दिनों तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी इसी स्पीड के चलते किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तो कभी किसी के घर मातम छा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बिजनौर में, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा नजीबाबाद के HMH अस्पताल के पास पैदल जा रही बच्ची जोया निवासी मोहल्ला काजियान कस्बा जलालाबाद नजीबाबाद को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची जोया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। जांच की जाएगी वहीं कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र और छात्रा इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन के इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, रंग बिरंगे कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन सत्र का प्रारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर काव्य सौरभ रस्तोगी द्वारा मां सरस्वती की समुचित दीप प्रज्वलित कर किया गया। और प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज बहुत हर्ष हो रहा है ये देखते हुए कि एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर समाप्त हुआ है और इस 7 दिवस के अंदर जो कुछ आपने सीखा, जो भी आपके अंदर समाज सेवा करने की या राष्ट्र सेवा करने की भावनाएं बलवती हुई, वो आपके इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबको दृष्टिगोचर हुई है। निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम अधिकारियों ने आपके अंदर एक ऐसे संस्कार बोए हैं इन 7 दिनों के अंदर जो एक वृक्ष के रूप में बढ़कर के पूरे समाज को छाया देंगे, पूरे समाज के लिए हितकारी बनेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जितनी भी नाटिकाएं यहाँ हुई, जितने भी डांसेस यहाँ हुए, वो सारी परफॉर्मेंस अगर किसी अच्छे स्टेज पे होती तो बहुत क्लासिकल परफॉर्मेंस थी। एक बार अपने लिए आप लोग तालियां बजाइए। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सेवकों को और स्वयं सेविकाओं द्वारा विशेष शिविर के लिए चयनित मलिन बस्ती, भदौरा एवं अम्बेडकर नगर में किए गए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और युवाओं को राष्ट्रीय धर्म से जोड़ने की योजना है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को समाज हित में समाज के सामने लाने का अवसर प्रदान करती है। आप सभी को बताने आए हैं, देश और समाज का चेहरा दिखाने आए हैं। राजनीति हो या एडमिशन, हर जगह है करप्शन। ये करप्शन भी कई प्रकार के होते हैं, हकलाना, जबराना, नजराना, शुक्राना। भ्रष्टाचार का नाम आते ही हमारे जहन में सरकारी दफ्तर या राजनीतिक कार्य ही आते हैं। इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, हम सब भी कहीं न कहीं इसमें शामिल हैं।
समापन सत्र का संचालन कार्यक्रम आधिकारिक छात्र इकाई प्रभारी दुर्गा प्रसाद पांडे तथा डॉक्टर असीम के द्वारा धन्यवाद दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रिया, रिया, आकांक्षा, दिया, महक, विशाल, कमल, निर्भय, आकाश के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। वह इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक तथा स्वयंसेवी उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम संयोजिका प्रिया अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मिलक बस्तर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर गोपाल गौशाला में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और गोमाता के दर्शन पूजन करने के बाद केक काटकर धूमधाम से मनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम संयोजिका प्रिया अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मिलक बस्तर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर गोपाल गौशाला में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के दर्शन पूजन करने के पश्चात केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन कमेटी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ पिता महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा फूलों की वर्षा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की गई। इसी के साथ उपस्थित सभी मेहमानों और आचार्य द्वारा भगवान की स्तुति कर आशीर्वाद दिया गया। के मुरादाबाद में भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गौ रक्षण संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, गायों को संरक्षण दिया जा रहा है, गायों को पाला जा रहा है, तो गौ माता के गोबर से और अन्य गोबर से जो ये पर्यावरण के दृष्टिगत ये इको फ्रेंडली होली का प्रयास किया गया है, सराहनीय है। और इसके आयोजकों को बधाई और समाज में एक संदेश चाहे कि आओ हम सब मिलकर वृक्षों की रक्षा करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली गोबर से बनी हुई लकड़ी ले और इसकी पूरी एक होली की एक कीमत भी रखी गई है। मुरादाबाद में जितने भी जगह होली जलती हैं, अगर वो इसके लिए एक बहुत कम शुल्क पे लकड़ी से आधे दामों पर ये उपलब्ध है, तो ये अपनी अपनी जगह होली जलाएं। इससे जो है पर्यावरण भी संरक्षित होगा और जो नीचे की जो सड़क है वो जो इससे जो सड़क का नुकसान होता है, जो जल जाती है लकड़ी से, वो भी इससे बचेगी। तो सब लोग आए मिले और इस होली से ही इस बार महानगर की पर्यावरण वाली होली मनाए। इस शुभ अवसर पर प्रिया अग्रवाल द्वारा अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि उन्होंने पहली बार इस तरह से भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए गौ माता के दर्शन करते हुए अपना जन्मदिन मनाया है, जो वे जीवन भर नहीं भूल सकती। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं प्रिया अग्रवाल आज देविका केयर फाउंडेशन के द्वारा होलिका दहन के ऊपर एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ की गई है। इको फ्रेंडली होली का एक निर्माण हुआ है जो गाय के गोबर से बन रही है। पूरे आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर प्रयास किया और मुझे लगता है ये प्रयास यहाँ मुरादाबाद में नहीं पर आसपास के जिलों में भी एक नया इंतजाम करेगा, क्योंकि इनका जो एक सोच है कि महिलाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा और गोबर जैसी चीज़, इतनी पवित्र जैसी चीज़ होलिका में दहन में यूज़ होगी तो पेड़ जो हमारे कटने से बचेंगे वो एक पर्यावरण के लिए निश्चय ही एक नया जीव होगा। तो मैं समस्त आयोजकों को, भाभी गौरी जैन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस तरीके के कार्य समाज के लिए करती भी रहती हैं और आगे समाज में भी एक नई जगह बनाएंगी। फिर आज यहाँ पर गुरुकुल धाम में बहुत सुंदर मेरी बर्थडे का आज जन्मदिन का आयोजन किया गया। मैं सभी अपने वरिष्ठों को, अपने वरिष्ठ भाभियों को चरण स्पर्श करके धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा ये जन्मदिन बहुत यादगार में बनाया और आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर बांके बिहारी जी की मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी का पुनः आभार करती हूँ। इस दौरान सभी लोगों ने प्रिया अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकासखंड मुंडा पांडे का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर अवर अभियंता आरईडी को निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खंड मूड़ापांडे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्रद्धा गुप्ता, खंड विकास अधिकारी ललित कुमार, अवर अभियंता आरईडी टीकम सिंह, अवर अभियंता लघु सिंचाई भूपेंद्र कश्यप, एडीओ आईएसबी आदि स्टाफ उपस्थित रहा। विकास खंड परिसर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वर्तमान में इंटरलॉकिंग, टाइल्स, वाटर हार्वेस्टिंग तथा मनरेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पर अवर अभियंता आरईडी को निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करने पर पाया गया कि 10 व्यक्तिगत शौचालय, 10 सामूहिक शौचालय एवं 20 पंचायत भवनों को पूर्ण नहीं कराए जाने पर परवेंद्र वर्मा प्रभारी एडीओ पंचायत को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए गए। स्थापना संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि योगेंद्र सिंह, रवि कुमार और अजय पाल ग्राम विकास अधिकारियों की जीपीएफ पासबुक में विगत की वर्षों से जमा की गई धनराशि का योग और ब्याज नहीं लगाया गया। इस मौके पर कुलदीप कुमार स्थापना लिपिक को शौकाज नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि 2020 और 21 के 13 आवासों को अभी तक पूरे नहीं कराए गए। इस मौके पर संबंधित पंचायत सचिवों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि और योजना की सही प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं करने पर विकास कुमार सहायक लेखाकार को शोकाज नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए गए। विकासखंड भगतपुर टांडा के ब्लॉक संसाधन केंद्र नेकपुर पर शिक्षा के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी भाषा और गणित में कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। विकासखंड भगतपुर टांडा के ब्लॉक संसाधन केंद्र नेकपुर पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी भाषा और गणित में कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी भगतपुर टांडा विष्णु कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और अंकीय ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अध्यापकों की सूची तैयार कर अध्यापकों तक उनके प्रशिक्षण की तिथियां बता दी गई थी। उन तिथियों के अनुसार प्रशिक्षण शुरू किए जा रहे हैं और आज सोमवार से नए बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जो कि लगातार 4 दिन तक चलेगा। एआरपी भगतपुर टांडा सुभाष चंद्र ने बैच को प्रशिक्षण देते हुए सबसे पहले सामग्री का वितरण किया और उसके बाद नई और पुरानी शिक्षा नीति के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तैयार सूची में सम्मिलित अध्यापकों को प्रशिक्षण में अवश्य सम्मिलित होने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र भगतपुर टांडा नेकपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर एआरपी वसीम अहमद, एआरपी अनीस उस्मानी, एआरपी सुभाष चंद्र, एआरपी सुरेंद्र सिंह, इस्लाम अली, खिलाफत अली, गुड्डू सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ठाकुरद्वारा नगर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक और एटीएम की सेवा से प्रभावित होकर एटीएम धारकों ने नगर में दूसरे एटीएम की शाखा खुलवाए जाने की मांग रखी थी, जिसको लेकर एटीएम का शुभारंभ किया गया। ठाकुरद्वारा नगर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक और एटीएम की सेवा से प्रभावित होकर एटीएम धारकों ने नगर में दूसरे एटीएम की शाखा खुलवाए जाने की मांग की थी। पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों ने एटीएम धारकों की मांग को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को नगर के मोहल्ला तिकोनिया बस स्टैंड के निकट पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की दूसरी शाखा का जोनल प्रबंधक अंचल कार्यालय मेरठ जीएम वीरेंद्र पाल सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधि विधान से एटीएम मशीन की पूजा अर्चना करते हुए जोनल प्रबंधक अंचल कार्यालय मेरठ में एटीएम से पैसे निकालकर एटीएम मशीन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल प्रमुख राजेंद्र सिंह, शाखा प्रबंधक मसरूर अहमद का अकाउंटेंट कमलेश कुमार नगर, उप निरीक्षक रविंद्र कुमार, कांस्टेबल नीतू बालियान, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता, पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल, डॉक्टर विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मुंडापांडे थाना पुलिस ने खनन माफियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते मुंडापांडे क्राइम इंस्पेक्टर और सीओ हाईवे ने रेत बालू खनन से भरे 10 डंपर पकड़कर थाना परिसर में खड़े कर दिया है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार खनन को लेकर ओवरलोड वाहनों द्वारा प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे रेत बालू खनन का कारोबार डंपर और ट्रक द्वारा कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सीओ हाईवे और मुंडापांडे थाना क्राइम इंस्पेक्टर द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड खनन से भरे ट्रक पकड़कर थाना परिसर में खड़े कर लिए गए हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ ट्रकों को खींचकर खड़ा कर लिया गया है और कुछ ट्रकों का ऑनलाइन चालान किया गया है। तो वहीं सीओ
हाईवे का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी खनन का कारोबार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर ट्रक सीज कर थाना परिसर में ही खड़ा कर लिया जाएगा। साथ ही इस कार्रवाई के चलते रेत बालू से अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती है तो वहीं ये दावे खोखले नजर आते हैं। लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामले इसकी खुद गवाही देते नजर आते हैं। साथ ही इन मामलों को लेकर कार्रवाई न करने के पुलिस के रवैये से इस तरह के मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ऐसा ही इस मामले में हुआ, जहां एक बार फिर पुलिस के मनमाने रवैये के चलते पीड़िता को धरने पर बैठना पड़ा। जहां एक और सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती नजर आती है तो वहीं ये दावे खोखले नजर आते हैं। लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामले इसकी खुद गवाही देते नजर आते हैं। साथ ही इन मामलों को लेकर कार्रवाई न करने के पुलिस के रवैये से इस तरह के मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही मामले में हुआ, जहां एक बार फिर पुलिस के मनमाने रवैये के चलते पीड़िता को धरने पर बैठना पड़ा। आपको बता दें कि थाना पाकबड़ा क्षेत्र में बीते दिनों एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। युवती ने इस संबंध में एसएसपी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा था। वहीं एसएसपी के निर्देश के बाद थाना पाकबड़ा पुलिस ने करीब 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई और मांग करने लगी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेगी। वहीं जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि बीते दिनों उसके साथ करीब 7 लोगों ने पाकबड़ा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में उसने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, जिसके बाद थाना पाकबड़ा पुलिस ने करीब 7 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की पाकबड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। बलात्कार किया था इनके बच्चे को, पापा है नहीं, मैं काम पे जाती हूँ, ये परिवार के साथ रहती है अपने घर पर। अभी से आती थी फैजी भी स्कूटरी पर ले जाती थी, जब तक मैं आती थी जब तक छोड़ देती थी घर पर। और ये डराती थी कि मैं तेरे भैया को, मेरे छोटे छोटे बालक है, तेरे भैया को मरवा दूंगी, तेरी माँ को मरवा दूंगी। और उसके साथ फिर क्या नाम है, फिर पुलिस उसके भैया को लाती है या किसी को घर से लाती उठाकर बिना पैसे लेकर छोड़ देती है, हमसे बिना पूछे छोड़ देती है। और समय पहले नदीम ने किया, सब 7 लोग हैं और हमें कोई न्याय नहीं मिल पा रही। हम चाहें अब यहीं आत्महत्या कर ले या रात दिन यहीं पड़ा रहना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमें। सीओ साहब ये कर रहे हैं कि लाते हैं और बातों में फुसलाते हैं और हम जाते हैं, हमें थाने को ले जाते हैं, 10-10 बजे लेकर जाते हैं और ले आके फिर 10-10 बजे पहुँचा के जाते हैं रात में। और हमारा ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे कि मुलजिम का ध्यान रखते हैं। हम पानी पी रहे तो हमारे साथ लेडीज पुलिस आ रही है कि हम चल रहे हैं, तो सीओ साहब का ये करना है, सीओ साहब ये कर रहे हैं। हाँ, रातों को बुला रहे हैं और छोड़ के भी आते हैं, लेके सुबह पहुँच जाते हैं हमारे घर पर। आज हमने फ़ोन बंद कर रखा है इसलिए। और खाने को जब जाते हैं तो लेडीज पुलिस को भेजते हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं हमारे पास। ये कह रहे हैं कि क्या समझौता कर लो, तो हम कैसे कर रहे हैं? हमें चाहिए इंसाफ, सच्चाई। वही देखना अब ये होगा कि पुलिस अब इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। देखिए इस खबर में कि किस तरह रामगंगा विहार फेज 2 में रामकथा के दूसरे दिन भी माहौल भक्ति में नजर आया। पंडाल में भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए। प्रकट होना है वो अवसर उपस्थित हो गया। वो कौन सा अवसर है? बसंत ऋतु में भगवान प्रकट हुए। पाठ में तो भगवान दोपहर में प्रकट हो गए, कथा में रात में प्रकट होना पड़ेगा। रामकथा के दूसरे दिन भी माहौल भक्तिमय नजर आया। पंडाल में भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे, हर कोई प्रभु राम की भक्ति में डूबा नजर आया। ये नजारा था सीएल गुप्ता फार्म हाउस रामगंगा विहार फेज 2 का, जहां लोग प्रवचन सुन रहे थे। सीएल गुप्ता परिवार द्वारा आयोजित की गई 3 दिवसीय रामायण एवं प्रवचन में सुबह बाल कांड का पाठ शास्त्रीय गायन पद्धति के द्वारा किया गया। इसके बाद प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म होते ही पंडाल राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से आए आचार्य मैथिली शरण नंदनी महाराज ने श्री राम के चरित्र का बखान किया। भगवान वसंत ऋतु में आए। वसंत ऋतु के 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख। बसंत का जन्म हो चुका है, ऋतुराज बसंत का, हम लोग वसंत पंचमी मना चुके हैं। उसके शासन के 2 महीने हैं, वसंत ऋतु के ऋतुराज के साम्राज्य के 2 महीने हैं, जिनको मधुमास और माधव मास कहा जाता है। मधु शब्द का बड़ा महत्व है।
वेदों में बड़ी चर्चा इसकी है और खूब प्रार्थनाएं की गई हैं। आप लोगों का मधु से परिचय ये है कि उसे शहद का एक नाम है, और उससे भी ज़्यादा परिचय ये है कि मधुमेह शुगर को कहते हैं। तो मधु से कम लोगों का परिचय है, मधुमेह से ज़्यादा लोगों का परिचय है। अगर हम कहलवाएं कि इसमें कितने लोग रोज मधु का सेवन करते हैं तो हमें लगता है कम हाथ उठेंगे, पर इसमें से कितने लोग मधुमेहग्रस्त हैं ये पूछ ले तो ज़्यादा हाथ उठ जाएंगे। साथ ही रामायण का जीवन में क्या महत्व है, इसकी जानकारी श्रद्धालुओं को दी। इस मौके पर राघव गुप्ता और शिखा गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद के कोटीवाल नगर स्थित श्री गीता ज्ञान मंदिर में श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत महापुराण कथा अमृत और भक्तमय कथा महोत्सव का आयोजन 5वां दिवस भी जारी रहा। छप्पर भोग बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ और फिर भर थालियां खाओ। मुरादाबाद के कोठीवाल नगर स्थित श्री गीता ज्ञान मंदिर में श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत एवं भक्तमाल कथा महोत्सव का आयोजन 5वां दिवस भी जारी रहा। जहाँ वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्रद्धेय परम पूज्य सदगुरु रविनंदन शास्त्री महाराज के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत रसपान कर भक्तों ने अपना जीवन सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुंचे। कथा के 5वां दिवस कथा व्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करते हुए गोवर्धन पर्वत महाराज की बड़ी सुंदर झांकी सजाई गई और भगवान श्री कृष्ण महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण के भोग को महिला भक्त भगवान के भजनों पर झूमते गाते श्री कृष्ण जी महाराज के समक्ष परोसा गया। इस अवसर पर व्यास द्वारा जहां एक और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्तों की कथाओं का वर्णन कर सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में लीन कर दिया, तो वहीं व्यास द्वारा गाए गए श्री हरि के भजनों को सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मस्त रहते हुए झूमते हुए नजर आए। इस अवसर पर राजेश चावड़ा, दिनेश गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, संजय अनेजा, विजय छाबड़ा, संजय बजाज, संजय नारंग, हरीश खुराना, पंकज कक्कड़, नीरज गगनेजा, गुलशन सुखीजा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण की कथा के पश्चात भगवान को लगाए गए 56 प्रकार के भोग प्रसाद को उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे के प्रसाद के रूप में वितरण किया। आओ हाथ बढ़ाएं चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिरसा इनायतपुर मछरिया में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जहां भारी संख्या में मरीज पहुंचे। आओ हाथ बढ़ाएं चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिरसा इनायतपुर मछरिया में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जहां भारी संख्या में मरीज पहुंचे। लगभग 200 मरीजों को यहां न सिर्फ मुफ्त इलाज हुआ बल्कि दवाइयां भी वितरित की गई। ग्रामीण इलाके में एक प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पहुंचने से लोगों को सुविधा मिली तो परामर्श भी लिया। आदिशक्ति एजुकेशनल एकेडमी में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, दंत चिकित्सक डॉक्टर अंकित गुप्ता, फिजिशियन डॉक्टर वरुण भारती, न्यूरोलॉजिस्ट आर्थोपेडिशियन पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु वर्मा, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा वर्मा ने एक मरीज को भरपूर समय देकर उनका चेकअप किया। ट्रस्ट के अध्यक्षा गीतांजलि पांडे, महासचिव गोपाल हरि गुप्ता, आद्याशक्ति एजुकेशनल एकेडमी की संचालिका अनुपमा चतुर्वेदी, रेणु शर्मा, बीना रस्तोगी, राघव रस्तोगी, नीता सक्सेना आदि ने कैंप तक मरीजों को पहुंचाने और इलाज करवाने में अहम भूमिका निभाई। आओ हाथ बढ़ाएं के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे गीता ने बताया कि ट्रस्ट पहले भी कई आयोजन लोगों के हेतु में करता चला आ रहा है। इस बार सिर्फ आपसी सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मुफ्त इलाज मिल सके। इसके लिए चिकित्सकों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मरीजों के इलाज के लिए आगे आए। हम इस पहल को आगे भी जारी रखेंगे। ये आओ हाथ बढ़ाएं ट्रस्ट है हमारा, उसके अंतर्गत आद्याशक्ति एजुकेशनल एकेडमी है मछरिया में और उसके प्रिंसिपल हमारे ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, तो यहाँ पे लगाया है हम लोगों ने कैंप। कितनी संख्या में डॉक्टर आए हैं और कितने मरीजों को देखा गया है अब तक? यहाँ पे 6 डॉक्टर हैं, जिसमें 2 फिजिशियन हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन हैं, डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर हिमांशु वर्मा और डॉक्टर पूजा वर्मा आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। बाकी डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, वरुण भारती हैं फिजिशियन और डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल हैं नेत्र सर्जन। क्या उद्देश्य है कैंप लगाने का?
उद्देश्य ये है कि कोविड के बाद लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, जिनमें छोटी छोटी परेशानियां बहुत हुई, लोगों ने इसको इग्नोर भी किया। और ये कैंप यहाँ लगाने का मतलब ये था कि ताकि यहाँ से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिले। और जिन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो फ्री कैंप होने के नाते काफ़ी लोग आए यहाँ पे और इस कैंप का लाभ उठाएं। आपको बता दें कि ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे इस तरह के कार्यों की हर कोई सराहना कर रहा है। एक दिल दहला देने वाला हादसा मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र से सामने आया, जहां तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। शहर में सड़क हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही, वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के रहने वाले संचालक सोनू कुमार का बिलारी थाना क्षेत्र में टेंट की दुकान का संचालन करते हैं। सुबह लगभग 8 बजे दुकान खोलने जाते समय रोड पार कर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने सोनू को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, परंतु हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण युवक सोनू को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए घायल के भाई केशव कुमार ने जरूरी जानकारी साझा की। बारिश हुआ, बाइक से कहाँ जा रहे थे? ये पैदल निकल रहे थे, जो रोड क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, रोड क्रॉस कर रहे थे। क्या नाम है इनका? सोनू कुमार। सोनू क्या करते हैं ये? टेंट का काम करते हैं। कब लगी है चोट? चोट आज ही लगी है, सुबह आज ही लगी है। कितना बजे? 10 बजे। तो रेफर कराए नहीं यहाँ? हाँ, डायरेक्ट से मुरादाबाद रेफर करा। वहीं अब देखना ये भी होगा कि तेज रफ्तार के इस कहर पर कब जाकर विराम लग पाता है। गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग अभद्रता करने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही हुआ इस मामले में। आइए दिखाते हैं आगे आपको पूरी खबर। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक और गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की अभद्रता शर्मसार है। हिंदुस्तान में गाय को गौमाता मानते हुए पूजा पाठ, कन्यादान आदि आयोजनों में गौदान का संकल्प कराकर पुण्य प्राप्त करते हैं। वहीं बुध बाजार में एक बीमार और कमजोर गौमाता जो भूखी प्यासी सड़क पर खड़ी थी, उनके मुंह से मुरादाबाद का नामी दुकानदार रोल्ड गोल्ड दुकान के एक व्यक्ति हरिओम सिंह पिता राम सिंह ने अभद्र व्यवहार किया और गौमाता के प्रति ऐसा कृत्य किया जो धर्म शास्त्रों में गौमाता की महिमा वर्णित है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति गौमाता पर अत्याचार करता है तो इससे सभी की आस्था पर ठेस पहुंचती है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। साथ ही घटना की सूचना राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान को मिली। सूचना पाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्याम महाराज, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष शिवम मगगू, थाना कोतवाली सदर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जल्दी गौमाता को न्याय मिलेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई है। हमारी गौ माता का एक अभिन्न स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में भी दिखाया गया है और गाय माता हमारी पूजनीय है। एक हमारे घर में भी जब खाना बनता है तो सबसे पहले गाय के लिए हम रोटी निकालते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ वगैरह जो भी होती हैं उसमें भी हमारा कन्यादान वगैरह जो भी होता है उसमें गौदान करते हैं। तो इस तरह से हमारे धर्मशास्त्रों में जो गौ माता का स्थान दिखाया गया है। हमारे बुध बाजार मुरादाबाद में एक दुकानदार के द्वारा गौ माता पर इतना अत्याचार किया गया कि उस पर जूता पहना हुआ पैर में उस और गौ माता की जो खड़ी हैं बीमार हैं और गौ माता के मुंह पर वो लात मारता है, जिसका हम राष्ट्रीय गौरक्षक दल घोर निंदा करते हैं। और इसी बीच हमने आज उस पर कार्रवाई कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं गौरक्षक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्रवाई न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, फिर भी इस तरह की घटनाएं समाज के लिए शर्मसार हैं। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।